नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले जो वीडियो जोन में हम 4.1 और 4.2 के जो सभी क्वेश्चंस हैं वो पूरे कर भी चुके हैं। ठीक है, इस वीडियोज के अंदर हम 4.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पहले देखना है कि मूलों का अस्तित्व है क्या। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि के द्वारा हल करना। सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप था, मैं आपको दो चीजें पहले क्लियर करवा देता हूं। यह था ax स्क्वायर bx प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप था। ठीक है, मूलों का अस्तित्व अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। एक द्विघात समीकरण से हमें a, b और c के मान मिल जाते हैं। यहाँ से a एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक b होता है और जो अचर पद होता है वो c होता है। तो यहाँ से हमें a, b, c के मान मिल जाते हैं। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। जैसे ही हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो तीन शर्त होती है, इसका मान या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या इसका मान 0 के बराबर हो सकता है, या इसका मान 0 से छोटा हो सकता है। जैसे ही हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, मान लीजिए मान 0 से बड़ा है, मान 0 से बड़ा है, तो इस केस में क्या होता है कि मूलों का अस्तित्व तो होता है और जो मूल है वो वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। मूल जो होते हैं वास्तविक यानी अस्तित्व होता है और भिन्न भिन्न होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो भी क्या होता है, मूल वास्तविक होते हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व होता है। लेकिन यहाँ जो मूल होते हैं वो भिन्न भिन्न होने के बजाय दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। आपको जैसे पता है कि एक द्विघात समीकरण के अंदर मूलों की संख्या 2 होती है, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए अर्थात ऋणात्मक संख्या आ जाती है, तो उस केस में जो मूल होते हैं उनका अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं होता, या जो मूल होते हैं वो केवल काल्पनिक होते हैं। मूल क्या होते हैं, केवल और केवल काल्पनिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पर अगर पहली और दूसरी दोनों कंडीशंस में कोई कंडीशन अप्लाई होती है तो हमें उनको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, और ये तीसरी कंडीशन आती है तो उस क्वेश्चन को हमें नहीं करना है। क्लियर है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज आती है पूर्ण वर्ग विधि। ये दिक्कत काफी विद्यार्थियों की रहती है कि वो पूर्ण वर्ग विधि से बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, पूर्ण वर्ग विधि की केवल और केवल सिर्फ 3 ही बातें आपको याद रखनी है। कितनी बातें, सिर्फ और सिर्फ 3 ही बातें याद रखनी है, जो मैं पहले आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 3 बातें सिर्फ याद कर लेते हो तो पूर्ण वर्ग विधि जो है वो बहुत ही इजी हो जाती है। पहली चीज, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करना। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको इकाई में कन्वर्ट करना होता है, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना करना है, हमको उनको 1 करना है। नंबर 2, अचर पद का पक्षांतरण। जो भी हमारे पास अचर पद अर्थात जो सी के टर्म्स होती है, जो अचर पद होते हैं उनका पक्षांतरण करना है। 2 चीजें काफी इजी है। तीसरी चीज, एक्स के गुणांक का आधा। सबसे पहले एक्स के गुणांक का आधा करते हैं, फिर आधा करने के बाद आधे का वर्ग, आधे का वर्ग, और उस वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ना। बस इतनी सी बात है। अगर ये 3 चीजें आप अच्छे से कंटेस्ट याद कर लेते हो तो जो पूर्ण वर्ग विधि है वो आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाली है। नंबर 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करना है। नंबर 2, अचर पद का पक्षांतरण करना होता है। नंबर 3, जो भी एक्स का गुणांक है उसका आधा करना है, आधे का वर्ग करना है, और जो वर्ग प्राप्त होता है वो दोनों तरफ जोड़ना है।
चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप इन चीज़ों को पहले नोट कर लेना, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो 4.3 का पहला क्वेश्चन है उसमें हम हल करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, 2x² - 7x + 3 = 0। पहला जो क्वेश्चन है वो 2x² - 7x + 3 = 0 है। सबसे पहले हमें देखना है मूलों का अस्तित्व है क्या। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें पूर्ण वर्ग विधि से उसे हल करना है। तो देखो x² का गुणांक हमेशा a होता है, यानी a का मान हमारे पास 2 है। x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, तो यहाँ b का मान -7 है, और जो अचर पद होता है वो c का मान होता है, तो c का मान हमारे पास 3 है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम निकालते हैं b² - 4ac। b² यानी -7 स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। -7 स्क्वायर माइनस की स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 7 की स्क्वायर होती है 49, माइनस 4 को 2 से गुना किया 8, और 8 को 3 से गुना किया 24। 49 में से जब 24 को घटाओगे तो प्लस का 25 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 25। और आप जानते हो प्लस का जो 25 है वो 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। मैंने कहा था अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए या 0 के इक्वल आ जाए तो वो आपके मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो हमें इसी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है। समीकरण लिखते हैं एक बार फिर से, 2x² - 7x + 3 = 0। यही समीकरण था। मैंने सबसे पहला काम बोला था x² के गुणांक को इकाई करना। यहाँ x² का गुणांक 2 है, इसको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे? 2 का भाग दे देते हैं तो 2 गायब हो जाएगा और x² बचेगा। अर्थात पूरे समीकरण को 2 से भाग देने पर, जैसे ही पूरे समीकरण को 2 से भाग देंगे तो x² बचेगा। 7 में 2 का भाग पूरा जाता नहीं है, इसलिए 7/2 लिखेंगे। x + 3 = 0। एक काम हो गया। दूसरा काम था अचर पद का पक्षांतरण। अचर पद का पक्षांतरण x² माइनस, यहां लिख दो अचर पद का पक्षांतरण। जैसे अचर पद का पक्षांतरण करेंगे x² - 7/2x और प्लस का 3 पक्षांतरण करेंगे, बराबर में चला जाएगा और माइनस का 3 बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? तीसरी चीज क्या थी? x के गुणांक का आधा। x का गुणांक कितना है? 7/2। x का गुणांक है 7/2। ये आधा करने में काफी लोगों को दिक्कत रहेगी, तो ध्यान से समझना। आधे का मतलब होता है 2 से भाग देना। 7/2 में जैसे ही 2 का भाग देंगे, 7/2 भाग को अगर मैं गुणा कर दूं तो 2 का 1/2 हो जाता है। 7 का 1 से गुणा 7 और 2 का 2 से गुणा 4, यानी 7/2 का जो आधा होता है वो 7/4 होता है। और मैंने कहा था आधे का वर्ग करना है, तो 7 का वर्ग 49 है और 4 का वर्ग 16। 7/4 का जो वर्ग होता है वो 49/16 होता है। मैंने कहा था आधे का वर्ग और वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखिए x² - 7/2x, इधर तो हम क्या लिख देंगे? 7/4 की वर्ग। इसी प्रकार लिख देंगे 7/4 की वर्ग, इधर लिखेंगे -3 प्लस 49/16। उम्मीद करता हूं यहां तक शायद किसी को दिक्कत नहीं है। अब जो ये पूरी टर्म है इसको एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं x, और इधर लिखेंगे 7/4 और पूरे की होल स्क्वायर होगी। लेकिन दिक्कत ये आती है यहाँ चिन्ह किसका होगा? यहाँ वही चिन्ह होगा जो x के गुणांक के साथ है। यहाँ x के गुणांक के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। अगर यहाँ x के गुणांक के साथ प्लस होता तो यहाँ प्लस भी आता। बराबर में -3 को -3/1 लिख सकते हैं। यहाँ आपका एलसीएम आएगा 16। 1 का भाग 16 में 16 बार जाता है। 16 को -3 से गुना किया, 16 तिया 48, प्लस 16 में 16 का भाग 1 बार, 1 को 49 से गुना किया 49, x - 7/4 की स्क्वायर बराबर -48 प्लस 49, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 16। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर अब लिखते हैं दोनों तरफ वर्गमूल
लेने पर। जैसे ही दोनों तरफ वर्गमूल लेने की बात करते हैं तो इधर x माइनस 7/4 की होल स्क्वायर है, वर्गमूल लेंगे स्क्वायर गायब हो जाएगी, इधर बचेगा x माइनस 7/4। इधर जैसे ही वर्गमूल लेंगे आप जानते होंगे 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, जबकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। और वर्गमूल जैसे ही लेते हैं तो संख्या के प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगते हैं, तो जो 1/4 आएगा वो प्लस माइनस दोनों में आएगा, प्लस और माइनस, यानी x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। x बराबर प्लस माइनस 1/4 अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। माइनस का 7/4 का जब पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 7/4 बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे और x के दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे। जैसे ही प्लस लेंगे 1/4 प्लस 7/4, एलसीएम आएगा 4, 1 प्लस 7 बराबर 8/4 और 8 में 4 का भाग दिया, x का मान आ गया 2। जैसे ही प्लस का चिन्ह लिया x का मान 2 आया। अब की बार चिन्ह लेंगे माइनस का, माइनस लेने पर जैसे ही माइनस लेंगे x बराबर माइनस 1/4 प्लस 7/4, एलसीएम आया 4, माइनस 1 प्लस 7, माइनस 1 और प्लस 7 का जब हल करेंगे तो 6 आएगा, x बराबर 6/4। इसको अगर 2 से कट करते हो तो 3/2, जो x का मान है वो आएगा 3/2। यानी यहाँ हमने देखा था जब मूलों का अस्तित्व चेक किया था तो b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया था, अर्थात मूल वास्तविक है और दो भिन्न भिन्न मूल थे, यही शर्त मिली थी। तो यहाँ पे आपके दो भिन्न भिन्न मूल आ गए, एक x का मान 2 आया है जबकि दूसरा x का मान 3/2 आया है। तो जो पूर्णवर्ग विधि है बहुत ईजी है। पहला काम x² का गुणा की इकाई करना, अचर पद का पक्षांतरण करना। तीसरा काम रहता है x के गुणा का आधा, आधे का वर्ग और दोनों तरफ जोड़ना। उसके बाद तो ये प्लस माइनस की कहानी रहती है जो आप हमेशा से करते आ रहे हो। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ पहले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। क्वेश्चन साथ साथ देखते रहना, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उसको एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखो, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहां से हमारे पास a का मान 2 है, b का मान 1 है और c का मान माइनस का 4 है। सबसे पहले हम b² माइनस 4 ऐसे निकालते हैं, 1 की स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान माइनस का 4। 1 की स्क्वायर 1 होती है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से किया 8 और 8 को 4 से किया 32, 32 और 1 33 है और 33 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, जब मूलों का अस्तित्व है तो समीकरण को दोबारा से रिपीट करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। पहला काम x² का गुणा की इकाई करना है। तो यहाँ पे x² के साथ 2 है तो पूरे समीकरण को जब 2 से भाग देंगे तो समीकरण बनेगी x² प्लस 1/2x माइनस 4/2 बराबर 0। और 4/2 को हम 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरा काम हमारा था अचर पद का पक्षांतरण, x² प्लस 1/2x माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2। क्लियर है। नंबर 3, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक क्या है 1/2, 1/2 का आधा होता है 1/4। कितना होता है 1/4 और 1/4 का जब वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16। x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 की स्क्वायर, इधर तो ऐसे लिखना होता है 1/4 की होल स्क्वायर और सामने 2 अपनी जगह पे और 1/16 को जोड़ देंगे। इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं x और 1/4 की होल स्क्वायर। यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, वही दिक्कत थी, मैंने फिर बताया था x के गुणांक के साथ जो चिन्ह होता है, यानी जो x के पद के साथ चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है। तो यहाँ चिन्ह आएगा प्लस का, बराबर 2 को 2/1 लिख दो। एलसीएम आएगा आपका 16, 16 के अंदर 1 का भाग जाएगा 16 बार, 16 को 2 से गुणा किया 16 दूनी 32 प्लस 1। आगे x प्लस 1/4
की होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 33/16। यहाँ से थोड़ा सा अच्छा काम होने वाला ये देखना। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इधर वर्गमूल लेंगे, एक्स की जो होल स्क्वायर है वो गायब हो जाएगी, बचेगा x + 1/4। 33 का आप जानते हो वर्गमूल नहीं होता, 33 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसका मतलब इसका वर्गमूल नहीं होता। जब इसका वर्गमूल नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए कि जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है उन संख्याओं के रूट लगा दिया जाता है। और प्लस माइनस का चिन्ह पहले से आपको पता है आएगा, √33/16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, x बराबर प्लस माइनस √33/4। इधर प्लस का 1/4 है, उधर जाएगा माइनस का 1/4। x बराबर, दोनों संख्याओं के नीचे 4 है, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा 4 लघुत्तम आ गया, प्लस माइनस √33 और फिर चिन्ह है माइनस का 1, प्लस माइनस √33 माइनस 1। आपका ये आंसर भी सही हो सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकता है, x बराबर है √33 माइनस 1/4 और माइनस √33 माइनस 1/4। आप अगर ये चीज लिखते हो तो भी सही है, और सीधा अगर प्लस माइनस के साथ लिखते हो तो भी सही है। क्लियर है, वही था। सबसे पहले मूलों का अस्तित्व चेक किया, x² के गुणांक को इकाई किया, उसके बाद अचर पद का पक्षांतरण किया, और अचर पद का पक्षांतरण करने के बाद x का जो पद था या x का जो गुणांक है उसका आधा किया, आधे का वर्ग और वर्ग दोनों तरफ जोड़ना। क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो मैं तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन है। यहां से आपको पता होना चाहिए a का मान हमारे पास 4 आएगा, b का जो मान है वो 4√3 होगा, और जो c का मान है वो 3 होगा। ठीक है, इतना होने के बाद सबसे पहले हम b² माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। b यानी 4√3 की होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान 3। ठीक है, 4 की स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 16 होती है, √3 की स्क्वायर 3 होती है, 16 × 48 होता है, माइनस 4 चौके 16, 16 × 48 प्लस माइनस का 0 हो गया, और 0 0 के बराबर होता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। मूल तो वास्तविक होंगे, अर्थात हमें ये समीकरण को ज्ञात भी करना है, लेकिन मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और उसी के साथ साथ समान होंगे। देखो 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 बराबर 0। पहला काम x² के गुणांक को इकाई करना। x² का गुणांक 4 है, तो इसको इकाई करने के लिए 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 से इसको जब भाग देंगे तो x² इधर भी 4 का भाग देंगे, बचेगा √3x और इधर होगा 3/4 बराबर 0। पहला काम हो गया। दूसरा काम था अचर पद का पक्षांतरण करना। x² प्लस √3x और पक्षांतरण करोगे, प्लस का 3/4 उधर चला जाएगा, यानी माइनस का 3/4। अगला काम था x के गुणांक का आधा, तो √3 का जो आधा है वो √3/2 होता है। इसका वर्ग जब करोगे तो √3 का वर्ग 3 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। x² प्लस √3x इधर जोड़ेंगे √3/2 की स्क्वायर, √3/2 की स्क्वायर, 3/4 अपनी जगह पे है, और प्लस का 3/4 भी इधर जोड़ देंगे। क्लियर है, इसको क्या लिखेंगे पूरी टर्म को, x √3/2 और उस पूरे की होल स्क्वायर। यहाँ चिन्ह क्या आएगा, जो x का गुणांक के साथ है
यानी प्लस आएगा, बराबर में -3/4 प्लस 3/4 जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल। जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इधर बचेगा x प्लस √3/2 और इधर जीरो का वर्गमूल है प्लस माइनस 0। ठीक है, x बराबर है प्लस माइनस 0 माइनस √3/2, प्लस का √3/2 उधर जाएगा, माइनस का √3/2। अब प्लस माइनस 0 है तो किसी भी संख्या के साथ जीरो को जोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी भी संख्या से जीरो घटाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात मैं कह सकता हूँ x बराबर माइनस √3/2। तो यहाँ मेरे पास सिर्फ एक ही मूल आ रहा है, इसलिए हम लिख देंगे x बराबर माइनस √3/2 और x बराबर माइनस √3/2, क्योंकि मैंने बताया था मूल वास्तविक होंगे लेकिन दोनों ही मूल क्या होंगे? समान होंगे। तो जो दोनों मूल है वो क्या आ गए? समान आ गए। क्लियर है? काफी सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो देखो, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले हम मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। जब मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे तो a का मान 2 है, b का मान 1 है और c का मान 4 है। सबसे पहले b² माइनस 4 ऐसे निकालते हैं। b की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर माइनस 4, 2 और 4। 1 की स्क्वायर 1 होती है, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32। 1 माइनस 32 यानी माइनस का 31 और ये जो मान है वो 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। यानी b² माइनस 4ac जो हमने निकाला वो 0 से छोटा आ गया। और आपको मैंने बताया है कि जब b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ जाता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो इस सवाल को यहीं छोड़ देंगे, कहेंगे कि उपयुक्त द्विघात समीकरण में उपयुक्त द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व नहीं है। हमें ऊपर कहा गया है कि समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें हल कीजिए, तो यहाँ मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो आगे हल करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो जो पीछे की जो प्रश्नावली थी 4.1 और 4.2 उनके वीडियोज आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं और इस प्रश्नावली में 4.3 हमारी चल रही है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्रों का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो ध्यान करना, द्विघाती सूत्र का कह रहा है, किसका कह रहा है? द्विघाती सूत्र। तो जो आपने पढ़ा है श्रीधराचार्य, जो श्रीधराचार्य सूत्र आप जानते हो उसी का ही दूसरा नाम है, क्या है? द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र को ही द्विघाती सूत्र कहा जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि श्रीधराचार्य द्विघाती जो सूत्र होता है वो क्या होता है? हमारी एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से हमें a, b और c के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो हम x के डायरेक्ट मान निकालते हैं। सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टा 2a। बहुत ही इजी विधि है, सबसे अच्छी विधि है और बहुत ही सरल विधि है। श्रीधराचार्य सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और पूरे के बट्टा में 2a। क्लियर है? देखो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। a का मान 2 था, b का मान माइनस का 7 था और c का मान 3 था। यहाँ से हम निकालेंगे तो मूलों का अस्तित्व तो हम चेक कर ही चुके हैं। पहले क्वेश्चन में मूलों का अस्तित्व था तो x बराबर माइनस, आगे b का मान भी माइनस 7 है प्लस माइनस b की स्क्वायर यानी माइनस 7 की स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरे के बट्टा में 2a का मान फिर से कितना है? 2। काफी सिंपल विधि है,
एक्स बराबर माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है प्लस, यानी 7 प्लस माइनस 7 की स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 बटा 2 दूनी 4। एक्स बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 24 जाएगा, बचेगा 25 बट्टा 4। एक्स बराबर 7 प्लस माइनस 25 का जो वर्गमूल है आप जानते होंगे 5 होता है बटे 4। अब वही प्रोसेस करनी है, एक बार तो प्लस लेंगे, प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो एक्स का मान आएगा 7 प्लस 5 बटे 4, 7 और 5 12 बटे 4, 12 में 4 का भाग दिया मान आया 3। अगली बार लेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 गया कितना बचा 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2। तो हमारे पास x के दो मान आ गए 3 और 1 बटे 2। ये श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र दोनों एक ही चीज है। श्रीधराचार्य को द्विघाती सूत्र कहा जाता है। तो ए बी सी के मान होते हैं, सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसी का ही मैं दूसरा फिर करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो 2 नंबर था वो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। वही a का मान 2 है, b का मान 1 है और c का मान माइनस का 4 है। सूत्र था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बट्टा में 2a। x बराबर माइनस b का मान कितना है 1 प्लस माइनस b की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान माइनस का 4 पूरे के बट्टा में 2a यानी 2 दूनी 4। x बराबर माइनस 1 है प्लस माइनस 1 की स्क्वायर 1 है माइनस 4 दूनी 8 है, 8 चौके 32 है और माइनस प्लस बट्टा 2 दूनी 4। x बराबर माइनस 1 है प्लस माइनस 32 और 1 33 बटा 4। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि रूट 33 यानी 33 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, अगर 33 का वर्गमूल नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 बटा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको अलग अलग दो पदों में कहीं बता रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर माइनस 1 प्लस रूट 33 बटा 4 और माइनस 1 माइनस रूट 33 बटा 4। जो पूर्णवर्ग विधि से मूल आए थे वही मूल द्विघाती सूत्र से आएंगे। मूलों में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ जो हल करने की प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। जब इस समीकरण को भी द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, a का मान 4 है, b का मान 4 रूट 3 है और c का मान 3 है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बट्टा में 2a। x बराबर माइनस बी का मान है 4 रूट 3 प्लस माइनस b की स्क्वायर। मैंने आपको बताया था 4 रूट 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16 होती है, रूट 3 की 3 होती है, 16 आती है 48 माइनस 4 a का मान 4 c का मान 3 बट्टा 2a 2 गुणा 4। x बराबर माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 48 माइनस 4 चौके 16 16 थी 48 4 दूनी 8। अब आपको पता है प्लस का 48 माइनस का 48 कैंसिल हो गया, रूट में बचा 0 और 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी प्लस माइनस 0 0 किसी संख्या में जोड़ने और घटाने से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x बराबर माइनस 4 रूट 3 और बट्टा में 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो x बराबर जो मान आया माइनस का रूट 3 बटा 2। तो यहाँ पे मान एक ही प्राप्त हो रहा है, हम कोमा लगा के अपनी तरफ से लिख देंगे माइनस रूट 3 बटे 2, क्योंकि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया, अर्थात मूल वास्तविक हैं लेकिन समान होंगे, इसीलिए जो एक मूल है उसको 2 बार बताना होता है। क्लियर है। और जो इसी का चौथा क्वेश्चन है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ रहा था, तो वहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो हम ना श्रीधराचार्य से हल कर सकते हैं, ना ही पूर्णवर्ग विधि से हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका 4.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।
इसी के साथ जय हिंद जय भारत।